अभी मैं भारत देश के ऐसे राज्य में हूँ जिस पर चाइना का हर वक्त नजर रहता है। चाइना क्लेम करता है कि इस राज्य का कुछ हिस्सा उसका है। आजादी के ठीक कुछ साल बाद, जिस टाइम हमारी भारतीय सेना एक युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसी चीज का फायदा उठाते हुए 1962 में चाइना हमारे भारत देश पे एकाएक अटैक कर देता है, जिसे साइनो इंडिया वार के नाम से जाना जाता है। ये राज्य 3 देशों के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। वेस्ट में भूटान, ईस्ट में म्यांमार और नॉर्थ में चाइना। खैर, इस राज्य को विजिट करने का मेरा 2 उद्देश्य था। सबसे पहला यहाँ के लोकल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना और दूसरा इंडिपेंडेंस डे पर सनराइज देखना, क्योंकि पूरे भारत में सबसे पहले सनराइज यहीं होता है। इसलिए इस राज्य को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। लेकिन क्या इन दोनों उद्देश्यों पर खरा उतरना आसान था? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद डिसाइड करना एंड लेट मी नो इन द कमेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ही प्यारा सा लाइन है कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा भी एक छोटा सा सपना है, पूरा भारत देश घूमने का। तो अपने इसी सपने को पूरा करते हुए मैं अपने भारत देश के 16वें राज्य में कदम रखने जा रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 19:15, मतलब 7:15, और अभी से सफर की शुरुआत होती है। रात की बस लेकर मैं निकल पड़ता हूँ गुवाहाटी के लिए। अब देखो, मैं इस ट्रिप के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि बस जर्नी के दौरान मुझे थोड़ा भी नींद नहीं आई। भाई, रात को बज रहे 2:14। जब बस में था तो नींद नहीं आ रही थी। अभी बस से उतरा हूँ तो थोड़ी बहुत नींद आ रही है। अब गुवाहाटी से मेरी फ्लाइट थी तेजू के लिए सुबह 8:10 में, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर 6 घंटा पहले ही पहुंच गया था। अब 6 घंटे एयरपोर्ट पर रात को बिताना लंदन पैदल जाने के बराबर है। खैर, कुछ टाइम इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करके बिताता हूँ। अगर कोई अभी आसाम से देख रहे तो बताओ ये क्या है, मेरे को नहीं पता, बट अच्छा लग रहा है। और बाकी का समय सो कर निकाल देता हूँ। फाइनली जी, हमारा बोर्डिंग पास मिल गया। अब चलते हैं गेट नंबर 5 पे। भाई, मेरा शूज भी खुलवा दिया और किसी को नहीं खुलवाया, बस मेरा शूज बोला कि तुम खोल के आओ। अब देखो, अभी भी प्यारा सा सेल्फी लेकर मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए रेडी हो ही गया था, तभी मुझे न्यूज मिलती है ये भाई फ्लाइट डिले हो गया यार, और कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कब जाएगी। मैंने बात किया तो बोले कि वेदर खराब है, जब ठीक होगा वेदर तो जाएगी, वरना नहीं। खैर, अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 7 मिनट लेट फाइनली हमारी ट्रेन आसमानों में उड़ने के लिए, माफ कीजिएगा प्लेन, रेडी हो जाती है। देखो, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी मेरी कानों तक ये आवाज आती है कि तेजुआ के मौसम खराब हो गया हो, जेकर कारण प्लेनवा अब इम्फालवा में लैंड करता हूँ। वेलकम टू इम्फाल। इम्फाल एयरपोर्ट पे हमारा 30 मिनट का होल्ड होता है, लेकिन हमें बाहर जाने का अनुमति नहीं था। अब ऐसे मुझे इम्फाल एयरपोर्ट पे उतरने का कोई शौक नहीं था, बस मुझे सूसू लगी हुई थी। वापस से हमारी प्लेन रवाना होती है तेजू के लिए, और प्लेन की मैगी खाकर मैं आसमान की ऊंचाइयों का मजा ले ही रहा था, तभी मुझे सुनाई पड़ता है ये। We will now be landing at Dibrugarh. We regret the inconvenience caused. Thank you. फाइनली डिब्रूगढ़ में हमें प्लेन को बाय बाय बोलना पड़ता है। और यार, इस प्लेन की एयर होस्टेस ना मुझे बहुत कोऑपरेटिव लगी। वैसे डिब्रूगढ़ से तेजू जाने के लिए फ्लाईबिग वाले सारे पैसेंजर्स के लिए एक बस अरेंज करते हैं, लेकिन मैं बस से ना जाकर मैं इनके साथ निकल पड़ता हूँ। इनसे मेरी मुलाकात प्लेन में हुई थी। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं। रास्ते में रुककर हम ये लोकल फूड ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी था। फिर वापस से हम निकल पड़ते हैं तेजू के लिए, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। आज का दिन हमारे साथ बहुत ज्यादा पोपट हो गया। 19:05 हो रहा है, मतलब 7:05। गाड़ी खराब हो गया, बीच रास्ते में हम लोग फंसे हुए हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कब पहुंचेंगे हम लोग। यहाँ से भी 100 किलोमीटर होगा ना। फिर मैकेनिक आता है, गाड़ी ठीक होती है, और किसी तरह रात को 9 बजे हम फाइनली तेजू पहुंच जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखिनसो भाई के घर से बोल रहा हूँ। कल रात को मैं तेजू पहुंचा 9 बजे। हाँ, 9 बजे। फिर आकर इसी रूम में मैं सोया था। ये है लखिनसो भाई साहब का घर। इनका गेस्ट हाउस भी है। जब लोग तेजू में आते हैं तो इनके घर में भी स्टे करते हैं। मैं इनका नाम और नंबर दे दूँगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ये लोग मिसमी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो भाई, ये है लखिमसो भाई साहब की दादी। ये मिसमी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। मिसमी ट्राइब्स का एक मिथोलॉजी है हिंदू में, आपने सुना होगा। भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मणी, पहली पत्नी, वो मिसमी ट्राइब से बिलोंग करती थी। इनका एज 90+ हो रहा होगा, फिर भी ये छंगी है पूरी। देखो, चल सकती है, सारा काम भी कर सकती है। हमारे तरफ क्या होता है, 70+ होता है, लोग बेड पे चले जाते हैं। इनका 90+ हो रहा है, बट अभी तक सी इज फिट एंड फाइन। इनको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा उतना। वैसे अंकल बताते हैं कि इनका जन्म 1962 में इंडिया चाइना वार के ठीक 5 दिन पहले हुआ था। उस टाइम इनकी फैमिली वालोंग साइड में रहती थी। वालोंग अरुणाचल प्रदेश का एक टाउन है, जहाँ 1962 में भारतीय सेना ने एक बड़े चीनी हमले को रोका था। तो आप लोगों को फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं? उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, सब सेफ थे। तो इनका अपना
अपना ट्रेडिशनल कल्चर है, जब इनके घर मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत कुछ ऐसे किया जाता है। और वो ट्रेडिशनल बैग है। ये ट्रेडिशनल बैग। जी जी। तो भाई यहाँ से निकल रहा हूँ, काफी अच्छा लगा यहाँ पे। ओके बाय बाय। हर बार मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। एक जर्नी के दौरान ना जाने क्यों और कैसे मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात हो जाता है। खैर तेजू से मैं निकल पड़ता हूँ हवाई के लिए। पूरे रास्ते में कई बार मुझे लैंडस्लाइड देखने को मिला। सेवन सिस्टर है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन एक चीज मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी मैं इधर ट्रैवल किया हूँ लैंडस्लाइड का सामना मुझे करना ही पड़ा है। करीब 7 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर करके मैं फाइनली पहुंचता हूं इस जगह पर, जो कि हवाई के ठीक पास है, जहां से मुझे गाड़ी मिलेगी वालोंग के लिए। अगर 2 बजे आता ना तो उम्मीद था कि गाड़ी मिल जाए, लेकिन अब गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ देखो मुर्गा कैसे पकड़ा जाता है भाई, मतलब मुर्गी को अंदर कैसे लाया जाता है। देखो भाई मुर्गा अंदर आ गया। करीब 1 घंटे तक वेट करने के बाद भी जब इस रास्ते से एक भी गाड़ी पास नहीं करती है तो मैं उदास होकर बैठ जाता हूँ। लेकिन मैंने होप नहीं खोया था। मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। कुछ टाइम के बाद हमारे देश के हीरो आर्मी की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिनसे मैं लिफ्ट मांगता हूँ। फिर वो मुझसे 2-4 सवाल करते हैं और वो फाइनली मुझे लिफ्ट दे देते हैं। मैंने ना जाने आज तक कितने लोगों से लिफ्ट मांगकर ट्रैवल किया है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आर्मी वालों से भी लिफ्ट मांगकर ट्रैवल करूंगा। तो भी रात को बज रहे 6:20, अभी पहुंचा हूँ मैं वालोंग। यहाँ से मैं रात को लिफ्ट लेकर एक होम स्टे में आ जाता हूँ, जहाँ मेरी मुलाकात असम की इस प्यारी सी फैमिली से होती है, जिनके साथ मैं रात को निकल पड़ता हूँ गर्म पानी में स्नान करने। तो मुझे घर जाना है, कैसे बोलेंगे असमीज में? मोगहरजाम। आप बहुत अच्छे हो, इसको कैसे बोलेंगे असमीज में? भाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाल? भाल मींस गुड। इस गर्म पानी में स्नान करके मेरे दिन भर का सारा थकान दूर हो जाता है। तो मैंने इसको बोला ना कि मेरा बाल बहुत छोटा छोटा है। इसने पता है क्या रिप्लाई दिया? क्या रिप्लाई दिया था आपने? तुम लड़के हो। मतलब इसके अकॉर्डिंग लड़कों का बाल छोटा, लड़कियों का बाल बड़ा। तो अभी तक दिन तो काफी अच्छा रहा है, फाइनली अभी स्नान करके भी आ गया। अब देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। अभी मैं जिस गांव में हूँ इस गांव का नाम है नामती। यह वही जगह है जहां इंडियन आर्मी ने वालोंग को कैप्चर होने से बचाने के लिए 1962 में चाइनीज के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस जगह को टाइगर्स माउथ भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सिख रेजिमेंट के 4 सैनिक और गोरखा रेजिमेंट के 6 सैनिक इस जगह पर ऐसा पकड़ बनाए थे कि चाइना बहुत कोशिश करने के बाद भी इस जगह को भेद नहीं पाया था। तो भाई यहाँ से दूर दूर तक पूरा देखोगे तो वहाँ पे आपको एक ही घर नजर आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक घर है और बाकी वहाँ पे 2 रिजॉर्ट है। वापस से मैं होम स्टे आ जाता हूँ और होम स्टे आकर मैं काफी टाइम तक घर पर कॉल लगाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन कॉल नहीं लग पाता है, जबकि मॉर्निंग में लग जा रही थी। भाई मेरे पास अभी जियो में रिचार्ज है और एयरटेल में रिचार्ज है। जियो का तो नूल है नेटवर्क, और एयरटेल की बात करूं तो एक खुट्टी आती है फिर जाती है, आती है जाती है, लग ही नहीं रहा यार। फिर ये चाचा बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पर नेटवर्क आता जाता रहता है। फिलहाल के लिए इमरजेंसी में ये वॉकी टॉकी ही यहाँ के लोगों का सहारा है। मैं ट्रैवलर राम अरुणाचल प्रदेश में घूमने आया हूँ। वैसे इस वॉकी टॉकी पर अभी मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ मुझे आसपास के सारे गाँव वाले सुन पा रहे होंगे। खैर फाइनली चाचा को बाय बाय बोलकर मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ डोंग विलेज के लिए। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश भी इन्हीं 7 सिस्टर्स का एक पार्ट है और एरिया के अकॉर्डिंग ये 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा है। इसके बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। अब ऐसा क्यों है मुझे लगता है कि ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस वीडियो से अंदाजा लगा पा रहे होंगे। जिस सस्पेंशन ब्रिज से होकर अभी मैं जा रहा हूँ, ये सस्पेंशन ब्रिज डोंग विलेज को कनेक्ट करती है और नीचे जो रिवर आपको नजर आ रही है ये है लोहित रिवर, जो कि तिब्बत से निकलती है। और इस रिवर को तो रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलने से पहले लाल लेटराइट मिट्टी से होकर गुजरती है। ये देखो भाई रास्ता कैसे बनाया हुआ है, इतनी पतली सी रास्ता में अभी वो स्कूटी लेके गई। ऐसा लगता है कोई मूवी का शूटिंग चल रहा हो। हेलो। कितनी प्यारी है। क्या नाम है इसका? छोंगा। चोंगा। छोंगा डुगटा। चोंगा डुगटा। हेलो हेलो। इस गांव के लोग मेरा स्वागत अंगूर से करते हैं। लोकल अंगूर है अरुणाचल प्रदेश का। फिर इनसे ढेर सारी बातें होती है। ये मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। क्या मेरा भाई? फ्लाइट से तेजू? सॉरी तेजू तो फ्लाइट मेरी आई ही नहीं। वो मेरी फ्लाइट तो आकाश में उड़ते रह गई। अरे गुवाहाटी से आनी थी तेजू को, तेजू में लैंडिंग नहीं हो पाई, चल गई इम्फाल, इम्फाल में लैंडिंग होकर फिर आई तेजू, फिर लैंडिंग नहीं हो पाई,
मेरे को भी डिब्रूगढ़ घर में छोड़ दिया। मैं 1.5 घंटे के लिए फ्लाइट में बैठा था, मैं 7 से 8 घंटे फ्लाइट में घूमता ही रह गया। तो लेकिन फिर पैसा तो उतना नहीं होगा जितना भी घुमा देने से भी ना, नहीं तो आप इतना घुमा दे पैसा और दो महीना पर। फिर ये लोग मुझे अपना घर दिखाते हैं। भाई यहाँ पे जो घर बनता है ना, वो पूरा कील बोलते हैं ना, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ ये क्या? अच्छा, ये यहाँ आए थे, बिना कील का, लकड़ी का। हाँ क्या बोलते हैं इस घर को ऐसा? एकदम। एकदम। हाँ धान का गोदाम। अच्छा, धान का गोदाम। हाँ देख सकते हैं। ओ भाई, धान का गोदाम है ये। वो भी बिना किल्ली का। तो यहाँ का भाई लोकल घर कुछ ऐसा होता है। इस घर की खासियत ये होती है कि लकड़ी के होने के बावजूद भी इसमें कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका नाम क्या है? को भाई से भी मुलाकात हुई है मुझे डोंग वैली में, सॉरी डोंग विलेज में। ये मुझे थोड़ा घुमाने लेकर जा रहे। कोई बर्थडे पार्टी है क्या है? हाँ सर। ओह थैंक यू सो मच। मुग्गू बोले ना? हाँ नाइस नेम, मुग्गू। इस जर्नी के दौरान ये भाई जी अपने और अपने गांव के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। ये बताते हैं कि इनका बचपन कैसे गुजरा है। इनके गांव में 100 से भी कम लोग रहते हैं। इस प्यारी सी सफर के बाद फाइनली हम लोग पहुंचते हैं किबिथु। मैं ऐसा दूर दूर तक नहीं सोचा था कि अरुणाचल प्रदेश में मैं किसी का बर्थडे पार्टी अटेंड करूंगा। खैर इसी बहाने मुझे लोकल के साथ कुछ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया था। ये भाई बर्थडे वो है। हेलो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पहले आप खाओ। हैप्पी बर्थडे। हम भी आपको इन्होंने मुझे नमक वाली चाय और अपना ट्रेडिशनल फूड ऑफर किया था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। ये आपकी मम्मी? अच्छा अच्छा, मेरा सिस्टर, ओ सिस्टर, वो अंकल है, चाचा। फिर ये भी बहन है, ये बहन है, ये भी बहन है, ये हम है। फिर ये आंटी मुझे अपना गांव दिखाने ले जाती हैं। इस गांव का नाम है किबिथु। ये वही गांव है जिसे 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो भाई वो जो सामने दिख रहा है ना, वो चाइना है पूरा। चाइना दिख रहा है पूरा यहाँ से। तो कितनी घर होगी टोटल? हम लोग को अपना लोकल आदमी तो कितना 10 घर जैसा होगा। अगर टोटल घर माने तो 50 घर? नहीं होगा, 50 घर नहीं होगा। 20-30 30 नहीं होगा, 25 ऐसा होगा। ओह 25 घर। मेरा पापा ने मम्मी को 62 में शादी किया बताया। उसका घर से पापा का घर ले गया। 1 महीना हुआ है लगाए होंगे। ओह, आपके पापा मम्मी क्या बताते? उस टाइम उन लोग को भागना पड़ा था क्या? नहीं भागा पापा मम्मी। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंथेई। अंथेई। तो अंथेई आंटी जी हमारे बिहार में भी आ चुके हैं, बोधगया में आई हैं। आंटी पूरी तसल्ली से मुझे अपना गांव दिखाते हैं। फिर वापस आने के बाद मुझे थोड़ा डांस में शामिल होने को कहा जाता है। वैसे ये लोग मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे। ये लोगों का कहना था कि मैं सुबह जाऊँ। फिर मैं इन्हें समझाता हूँ कि मैं कल की सुबह के लिए पिछले 4 दिनों से भटक रहा हूँ। भाई बहुत मुश्किल से निकले हैं, मतलब जाने नहीं दे रहे थे ये लोग। वापस आकर मैं इसी घर में सो जाता हूँ। रात को सोते टाइम बस मैं यही सोच रहा था, आखिर क्यों और कैसे एक जर्नी के दौरान मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो मुझे अपना सा फील करवाते हैं। तो भी टाइम हो रहा 2:32। आप सबों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी हूँ डोंग में, डोंग विलेज में, अरुणाचल प्रदेश के। अभी जा रहा हूँ डोंग वैली, जहाँ से हमें दिखेगा फर्स्ट सनराइज। देखो मौसम कैसा भी हो, सनराइज दिखे या ना दिखे, मतलब सन दिखे या ना दिखे, सूर्योदय तो पहले यहीं पे होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। आज के हमारे गाइड हैं ये। आपका नाम क्या है? जिमेन भैया जेमेन जी। मैंने तो सोचा था कि यूं ही होगा भाई 1 किलोमीटर, ये तो कुछ ज्यादा ही है ट्रैकिंग। मैं तो पानी भी नहीं ले रहा था, फिर दोबारा जाकर मैंने पानी लिया कि नहीं ले लेते हैं। 1.5 घंटे के ट्रैक करने के बाद मुझे सन तो नहीं दिखा था, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ तक पहुँचने के दौरान मिला है, शायद ही मेरे जैसा और कोई ट्रैवलर कर पाया होगा। मौसम खराब हो गया, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन देखो अभी समय कितना हो रहा है, 4:21, ठीक है, और इतना साफा हो गया। तो इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो एक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगर लेट हो गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, क्या करूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो चुकी है।